नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इस खास शो एक अफसर ऐसा भी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे अफसर से जो बनना तो चाहता था प्रोफेसर बन के बच्चों को पढ़ाना चाहता था, उनको नई दुनिया दिखाना चाहता था, लेकिन एक्सीडेंटली वो बन गया आईएएस अफसर। तो मिलवाते हैं संजय त्रिपाठी और उनकी पत्नी से। संजय जी, इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहता हूं कि भाई मैंने देखा है आपका जो रिसर्च कर रहा था उसमें आपने केमिस्ट्री से जो है बाकायदा एमएससी कर रखा है, माफ़ कीजिएगा, उसके बाद बड़ी लंबी पढ़ाई कर रखी है। तो फिर सिविल सर्विस में क्यों आ गया? आपको तो एकेडमिशियन होना चाहिए, एकेडमिक होना चाहिए। ये आपका प्रश्न बिल्कुल सही है और ये प्रश्न मेरे से कई बार पूछा गया है। कई बार मैं अपने आप से भी ये प्रश्न पूछता हूँ। तो इसमें इसका सबसे जो सरल जवाब है वो ये है कि मेरा बहुत मानना ये है कि भाग्य जो है वो आपको अगर आप अनविलिंग हैं तो ऐसी जगह खींच के ले जाता है जहाँ आपको जाना होता है, और अगर आप विलिंग हैं तो आपको वो पथ प्रदर्शक बन जाता है और ले जाता है आपको उस तरफ जहां आप जाना चाहते हैं, जहां आपको जाना होता है। तो इसी तरीके से कुछ मेरा ऐसे भी हुआ कि मैं जिंदगी में शुरू से ही वैज्ञानिक बनना चाहता था। अच्छा। और ये मेरा सपना साकार भी हो चुका था, क्योंकि मैं एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद मैं आईआईटी कानपुर से पीएचडी कर रहा था। मैं यूजीसी का नेट स्कॉलर भी था। अरे वाह। और मतलब वो शिक्षक वाले सारे काम आपने कर लिए थे? हाँ, और उसमें ये भी क्लियर था कि उस समय लोग ये कहा करते थे कि टिकट टू कोलंबिया इज वाया कानपुर, दैट इज आईआईटी कानपुर। तो वहाँ पे मैं रिसर्च भी कर रहा था और मेरा एक पेपर भी पब्लिश हो चुका था इंटरनेशनल जर्नल में। और एक तरीके से मैं पूरे अपने साइंटिस्ट वाले कैरियर के लिए तैयार था। लेकिन हमारे कुछ ऐसे मित्र उस समय बने हॉस्टल में। मैं उस समय आईआईटी के हॉल 5 में रह रहा था, और कुछ ऐसे मित्र मिले मुझे जिन्होंने कहा कि ये एक ऐसा एग्जाम होता है और इसको दे के देखते हैं। तो हमने कहा दे देते हैं भाई। प्रेरणा जो है आपकी मित्रों वाली है? मित्रों वाली है। और मैं जो उस एग्जाम में मैंने दिया तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैंने तैयारी तो की नहीं थी और किसी प्रकार का भी मुझे अंदेशा भी नहीं था। लेकिन केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था और जनरल स्टडीज का जो पेपर हुआ उसमें एक भी प्रश्न का उत्तर मुझे आता नहीं था, तो मुझे हॉल में बैठ के ही सब उत्तर निकालने पड़े। तो मैं एक तरीके से मैं बिल्कुल आश्वस्त था कि इस एग्जाम में मेरा सिलेक्शन नहीं होना है, और मैं अपने रिसर्च के काम में और बच्चों को पढ़ाने में और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के ट्यूटोरियल्स वगैरह लेने में बिजी था। अचानक एक दिन मुझे किसी ने बताया कि साहब प्रीलिम्स का रिजल्ट निकल आया है और आपका जो है वो हो गया, आपका नंबर है उसमें। अच्छा, रोल नंबर है। I did not believe that, but still when I checked from PIB that my number was there, then उसके बाद फिर मैंने जो एक महीने करीब मेंस की एग्जाम की तैयारी की, और उसमें आपने सारे घोड़े खोल दिए। हाँ, उसमें फिर उसके बाद मैंने एक तरीके से मुझे जून में पेरिस जाना था एक पेपर का प्रेजेंटेशन के लिए। उस अपॉर्चुनिटी को मैंने छोड़ दिया। सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया और मेरा पहली ही बार में सिलेक्शन भी हो गया, और मुझे अलॉट भी एक्चुअली रेवेन्यू सर्विस हुई थी। तो उस समय हम लोग काफ़ी दुखी थे कि रेवेन्यू सर्विस मिल गई है हमको। उसके बाद हम लोगों को कुछ ऑप्शंस रिवाइज करने का एक वो ऑप्शन दिया गया हम लोगों को, और मैंने रेलवे चूज किया बड़ी प्रसन्नता के साथ। और आज मैं आपसे मंडल प्रबंधक उत्तर रेलवे की तरह मिल रहा हूँ। तो इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर आप तैयार हैं अपॉर्चुनिटी के लिए तो अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं आपकी जिंदगी। क्या बात है। तो ये अपॉर्चुनिटी इनके साथ कैसे मिली आपको? बताइए आप मैम, कैसे मैरिज कैसे आप लोग की हुई है? इट वाज हम लोग की पूरी तरह से ही अरेंज मैरिज। अच्छा, किसको अगुआ कौन था? आप लोग उनको अच्छे से देखते हैं, बुरे से देखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको याद करते हैं? क्योंकि अगुआ बेचारा बहुत गाली सुनता रहता है। वो भी हमारे पापा के मित्र थे जिन्होंने मिलवाया था, और फिर पापा इनको मिलने नागपुर गए थे।
फिर बातें ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ती रही। तो आप इनसे पहली बार कब मिली? पहली बार हम लोग वही जो नॉर्मली होता है, हाँ। गोद भराई या दिखाने वाला तो कुछ सेरेमनी पूछा हुई उछा थी। नहीं आपने इनसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, मौका नहीं दिया गया आपको? नहीं दिया गया था। तो आपने पूछा नहीं? आई वॉज क्या बोले, पापा का जो उन्होंने बताया था तो बहुत विश्वास अच्छा, आपने था सब मान लिया था? हाँ। बस आपने भी कुछ नहीं पूछा? मैंने भी कुछ नहीं पूछा। तो आपने कैसे मान लिया? ऐसे मान लिया? हम लोगों का जो संबंध था वो कुछ इस तरीके से तय हुआ जैसे कि मेरा सिविल सर्विस में सिलेक्शन भी हुआ। आपके जो एक हमारे कॉमन मित्र थे, वो कानपुर में वो हमारे डीआईजी थे। फादर के, इनके जो अपर्णा है, इनके फादर पुलिस सर्विस के ऑफिसर थे 1964 के, मिस्टर आरसी दीक्षित, रमेश चंद्र दीक्षित, काफी उत्तर प्रदेश काडर के ही ऑफिसर थे। जी जी। तो हमारे एक संबंधी थे जो दोनों के इनसे भी संबंधित थे और हम लोगों से भी, वो उस समय कानपुर में पोस्टेड थे। और जब उन्हें मेरे सिलेक्शन का पता चला तो उन्होंने सजेस्ट किया, और मैं उस समय अपना फाउंडेशन कोर्स करने नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस नागपुर में गया हुआ था। तो इनके पिताजी आए और उन्होंने मुझसे मुलाकात की और उन्हें कुछ ऐसा लगा कि ये शायद लड़की के लिए बहुत उपयुक्त है, और कुछ बात बन गई और इसी तरीके से हम लोगों की शादी हो गई। सब एकदम अरेंज हो गया। तो अगुआ को भी आप लोग धन्यवाद देते होंगे, बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा किया, और मतलब हम लोगों का जो आपसी सामंजस्य है वो भी इस तरीके का है कि उसका हम लोगों को मतलब आपको बहुत चैलेंज नहीं लेना पड़ता है, आपस में समझ जाता है मामला। नहीं हर जगह बंदूक निकली रहती है, ये कैसे कर दिया यार, ये कैसे कर दिया। उसका भी एक राज है। अच्छा, राज है? तो बता दीजिए भाई राज। सारे लोग क्योंकि हम लोगों के गुण एक दूसरे से बहुत ही कम मैच करते हैं। ये सही बात है। आपकी हॉबी अलग है, इनकी हमारा तो हम लोग का कभी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं हम लोग, रादर देन कॉम्पिटिटिव। अच्छा मैम, ये बताइए, शादी के बाद आपकी कोई इच्छा ऐसी रही हो जो उन्होंने कहा कि नहीं अब तुम बहुत पढ़ चुकी है, अब कुछ काम वाम करो, अभी बहुत ज्यादा है? जैसे इन्होंने बताया कि सितार आप बहुत अच्छा बजाती थी, उसको आपने किनारे रख दिया, ऐसा क्यों किया आपने? नहीं, किनारे इन लोगों के मतलब कहने से नहीं रखा। अच्छा, आपने मर्जी से रख दिया आपने? हाँ, थोड़ा उसमें ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है और इतना टाइम नहीं दे पाते थे। तो क्यों टाइम देती हैं आप बॉस को काम में लगा देती? बोले भैया तुम काम करो, मैं कुछ बजाऊं अपना। रेलवे का शुरू में तो बहुत हेक्टिक जॉब रहता है जी। जब ये शुरू में एओम और डीओम थे, हाँ। तो रात में 10 बजे भी फोन करके बोलते थे कि हम आज लेट आएंगे। क्योंकि गाड़ी लेट आ रही है? नहीं, क्योंकि इंटरचेंज पूरा करना पड़ता था 12 बजे का। तो आप कभी ये नहीं कहते यार ऐसा करो यार, तुम वहीं रह जाओ, क्या जरूरत है आने की, वहीं सुबह का भी देख लेना? बट हम लोग एंजॉय बहुत करते थे उसको। हम लोगों को ट्रांसफर बहुत होते हैं शुरू में रेलवे में। एक्चुअली जब आप नौकरी ज्वाइन करते हैं, हम लोगों ने बहुत जगह काम किया है। मैंने आसाम में, बंगाल में, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में सभी जगह काम किया है। ये ऑल इंडिया सर्विस है, घूमने का बहुत ही सर्विस है, मौका मिला आपको। तो हम लोगों के ट्रांसफर भी बहुत जल्दी हो रहे थे। अपर्णा ये डेमोग्राफी में रिसर्च कर रही थी, अच्छा? आगरा यूनिवर्सिटी से। अरे वाह। वो रिसर्च भी इनकी अधूरी रह गई, जैसे मेरी रिसर्च अधूरी हो गई सिविल सर्विसेज में आने की वजह से। और मुझे लगता है कि डेमोग्राफी तो बहुत बड़ा चैलेंज है भाई ये, तो आपने अपनी रिसर्च अधूरी क्यों छोड़ दी? एक्चुअली उस समय शुरू में पोस्टिंग बहुत दूर हुई, फिर हमारी बेटी हो गई थी 1.5 साल बाद, तो उसको देखना, और फिर तो हमने कहा कि भैया जनसंख्या नियंत्रण एक किनारे रखो, पहले चीजों को, घर को नियंत्रित करो, नहीं एक साल नया बवाल हो जाएगा तो उसको कौन नियंत्रित कर पाएगा? बिल्कुल यही हुआ। शुरू में ट्रांसफर भी बहुत होते हैं, हर साल होते थे शुरू में। जैसे आपकी, हम लोग किसी ट्रांसफर को, हम और अपर्णा ने कभी मना नहीं किया। अच्छा। तो हम लोग वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू दैट अपॉर्चुनिटी, और जहां भी ट्रांसफर होता था, कहीं पे भी, बंगाल में, असम में, महाराष्ट्र में, हम लोग जाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो ये एक राज था। तो अच्छा, इसीलिए आपने जो है ये मूल काम जो है, बोले जनसंख्या नियंत्रण का काम, भाई ये किनारे रख देते हैं हम लोग पहले अपने आप को नियंत्रित करते हैं। यही हुआ। नहीं, पीएचडी से पहले डॉक्टरेट मिल गई ना शादी। ऐसे ही। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि कोविड में आप लोग के लिए बड़ा चैलेंज था। मैं समझता हूँ रेलवे ने बहुत ही शानदार काम किया है और अभी भी वो चैलेंज जो है लगातार जारी है।
तो क्या नए नए ऐसे काम रेलवे की तरफ से किए गए? हम देखते थे कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, उनको सही तरीके से उनके घरों तक पहुँचाने की व्यवस्था करना, कोई भी संक्रमित ना हो उसको श्योर करना, और जो लोग हैं उनको कुछ खाना वाना मिल जाए, अगर मतलब बहुत सारे ऐसे नियम कानून थे जो एकदम पहली बार आप लोगों को लागू करने पड़े थे इस पैंडेमिक की वजह से। तो जरा उसके बारे में, उसके अनुभव के बारे में बताइए आप मुझे। ये एक ऐसी अप्रत्याशित और मैं तो ये कहूँगा कि जीवन में आने वाली वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जिसको कहते हैं, ये क्राइसिस के रूप में आई। और रेलवे का बहुत बड़ा चैलेंजिंग रोल ये था कि एक तो रेलवे के ऑपरेशंस जब शुरू में लॉकडाउन हुआ तो स्थगित किए गए, और स्थगित करने के बाद जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह श्रमिकों को ले जाने का मूवमेंट शुरू हुआ, तो ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। और इसमें राज्य सरकार के साथ हम लोगों ने लगभग 24 घंटे कोऑर्डिनेट करके पूरे उत्तर प्रदेश के 52 स्टेशनों में 1661 ट्रेनों से करीब 22 से 23 लाख लोगों को लाया। और उस समय 2-3 तरीके के जो चुनौतियां थी हम लोगों के सामने, वो थी जैसे कि एक तो अपने स्टाफ को मोटिवेट करना, क्योंकि कोविड एक ऐसी बीमारी थी जिससे सभी को बचना था और यात्रियों को भी बचाना था, उनके लिए उपाय करने थे, सैनिटाइजेशन का काम करना था हम लोगों को। और सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। हम लोगों ने रेलवे में ये डिसीजन लिया, खासतौर से लखनऊ मंडल ने, एक तो हम लोगों ने अपना हॉस्पिटल भी राज्य सरकार को ऑफर किया कि हम कोविड के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो 275 बेड का इंडोर हॉस्पिटल है आलमबाग में, उत्तर रेलवे का डिविजनल हॉस्पिटल, उसको दिया। सारे डॉक्टर्स की सर्विसेज हम लोगों ने ऑफर की, उनके जो मरीज थे उनके खान पान की व्यवस्था की जी। और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उनके लिए पानी की व्यवस्था, उनको ले जाना, ट्रेन में लाना बैठाना, चैलेंज, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आई हम लोगों के सामने। और अप्रत्याशित घटनाएं भी होती थी, तो उन सब को हम लोगों ने एक कोऑर्डिनेशन, जो समन्वय बना के राज्य सरकार के साथ, इतना घनिष्ठ कोऑर्डिनेशन था ये कि हम लोग वर्चुअली जो गृह विभाग है यहाँ पे, उनके कमांड सेंटर में हमारे अधिकारी और कर्मचारी बैठते थे, और हम लोग सुबह से शाम तक इस व्यवस्था को किया हम लोगों ने। ये राष्ट्र के काम आ सके, ये मेरे ख्याल से जो पब्लिक सर्विस का जो सबसे बड़ा हॉलमार्क होता है वो ये है कि आप ऐसी राष्ट्रीय चुनौती के समय काम करें, और हम लोगों ने इस काम को किया, तो इसका बहुत सेटिस्फेक्शन है। ये एक्चुअली ये मेरे ख्याल से हम लोगों के जीवन का सबसे बड़ा क्षण था वो, जब हम लोग ये काम कर पाए। सर, मैं एक चीज़ ये समझना चाहता हूँ कि बहुत सारी गाड़ियाँ अभी भी पेंडिंग हैं, नहीं चल रही हैं, तो धीरे धीरे चीज़ें जो है अपने मूल शेप में आ रही हैं। तो मैं आपसे एक तो ये जानना चाहता हूँ कि कौन कौन सी जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जिसको आप लखनऊ से चलाते थे या किसी इंपॉर्टेंट जगह से चलाते थे, जैसे अभी मैं यात्रा कर रहा था तो ये जो चादर है, टॉवेल, ये सब भी आपको पे करके देना पड़ रहा है, पब्लिक पे भी भार बहुत है, और आपका रेवेन्यू भी बहुत कम हुआ है। तो ये दोनों को आपस में कोऑर्डिनेट करना, फिर से एक तरीके से उसको लाना, मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कैसे कैसे रिवाइज होगा, चीज़ें कैसे कैसे पटरी पे लौटेंगी, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, ऐसा है कि ये कोविड में सबसे बड़ा जो चुनौती थी, जो सबसे बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने थी, वो तो ये थी कि लोगों की जान की रक्षा की जाए सर, और उनको ऐसे संक्रमण से एक्सपोज ना किया जाए, क्योंकि इसकी कोई औषधि तो थी नहीं जी। और इसका कोई इलाज भी तय नहीं था कि कैसे होगा। तो उसी के चलते ट्रेन्स को बंद किया गया था, और धीरे धीरे, जैसे आपको पता होगा कि 5 चरणों में 5 अनलॉक प्रोसेस में इसको धीरे धीरे करके अनलॉक किया गया, लोगों को सामान्य स्थिति में लाया गया। अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है, और कोविड का चैलेंज अभी भी हम लोगों के बीच में मौजूद है, जबकि इसकी औषधि आ चुकी है, वैक्सीन आ चुकी है, वैक्सीन हमारे हॉस्पिटल में लोगों को लगाई भी जा चुकी है। और तो इस प्रकार के जो असाधारण परिस्थितियां थी, उसमें गाड़ियों का परिचालन सामान्य करने में समय तो लगेगा। और दूसरा ये भी आप सही कह रहे हैं कि हम लोगों का जो यात्री परिचालन, जो हमारा मूल कार्य था, उस पे भी असर पड़ा बहुत। लेकिन हम लोगों ने उसको माल भाड़ा एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारा ले गए, लोगों को सामान की कमी नहीं होने दी हम लोगों ने।
वो भी करते रहे हम लोग। और अब जैसे जैसे मेरे ख्याल से ये परिस्थितियां सामान्य होंगी, गाड़ियां काफ़ी शुरू हो चुकी हैं। लगभग लखनऊ से चलने वाली सभी प्रतिष्ठित ट्रेन, जैसे कि हम लोगों की यहाँ से चलने वाली लखनऊ मेल और AC एक्सप्रेस भी चल चुकी हैं, और शताब्दी एक्सप्रेस का भी परिचालन शुरू हो चुका है। बनारस से चलने वाली गाड़ियां भी ज़्यादातर शुरू हो गई हैं। तो ये जो चुनौती है इसका सामना हम लोग कर रहे हैं, और जैसे जैसे परिस्थितियां और सामान्य होंगी तो अभी हम लोगों ने अनरिजर्व्ड जो पहले होता था, अनारक्षित यात्री, उनके लिए यात्री सुविधाएं नहीं खोली हैं अभी, उसको पर भी विचार चल रहा है। उसको भी धीरे धीरे करके हम लोग वापस लाएंगे। जैसे जैसे कोविड की स्थिति से हम लोगों के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स उसमें सक्षम होते जाएंगे और हमारे हॉस्पिटल्स में मरीजों की संख्या कम होती जाएगी, वैसे वैसे मेरे ख्याल से यातायात सामान्य हो जाएगा, पटरी पे लौटने लगेगी। अपर्णा जी, मुझे ये बताइए कि जैसे अभी कोविड में लगातार आप व्यस्त रहे होंगे, आपने भी बहुत सारा योगदान दिया होगा इस कोविड की लड़ाई में, मैं समझता हूँ, तो क्या क्या आपने किया? हमने अपने जो हमारी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है जी। उसकी तरफ से फ्री राशन बंटवाया था। कुछ पैसा हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में भी दिया था, 1 लाख रुपए। बहुत बढ़िया। और अपनी महिला समिति का जो हमारा केंद्र है, सिलाई सेंटर है, वहाँ पे मास्क बनवाए थे जो फ्री बांटे गए लोगों में भी, और रेलवे कर्मियों को भी बांटे गए थे। बहुत अच्छा। और इसी तरह से लोगों ने राशन भी काफी लोगों को दिया उस समय जब पूरा लॉकडाउन चल रहा था जी। तो वो सबसे बड़ी चुनौती थी। काफी बड़े परिवारों को इन लोगों ने वो किया था। और इसके अलावा हम लोगों ने अधिकारियों के स्तर पे भी, जैसा महिला समिति ने हमारी 1 लाख रुपए PM केयर्स में दिया था, हम लोगों ने भी CM केयर्स फंड में 1 लाख रुपए सारे अधिकारियों ने स्वतः अपना दान करके, उसको पैसा इकट्ठा करके 1 लाख रुपए हम लोगों ने भी मुख्यमंत्री उसमें सहायता फंड्स में दिया था, सहायता कोष में दिया था। और उस कार्य से भी हम लोगों को बहुत सेटिस्फेक्शन मिला कि जब लोगों ने यहाँ पे जो हमारे राज्य सरकार के समन्वय से यहाँ पे जो बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो उनको काम बंद हो गया था जिनका, उन लोगों के खान पान की व्यवस्था की गई। और उस समय की स्टेट गवर्नमेंट से भी हम लोग ने बात करके राशन यहाँ पे अच्छा, मतलब आपस में कोऑर्डिनेट करके राशन बंटवाने का, राशन बंटवाया लोगों को। बहुत उस समय बहुत सहायता की हम लोगों ने, कुली को भी 1-1 हजार रुपए दिए, खाने की व्यवस्था की इन लोगों ने। महिला समिति हमारा एक ऐसा संगठन है जो इस तरीके के कार्यों में सक्षम है, तो इन लोगों ने काफी उसमें आगे बढ़ चढ़ के कार्य किया और बहुत परिवारों को सपोर्ट किया इन लोगों ने। इनका जो हॉस्पिटल, ये स्कूल है, उसमें भी इन लोगों ने, स्कूल में भी टीचर्स को हम लोग रेगुलर पे भी देते रहे और वैसे भी मदद करते मतलब आप लोगों ने कोई कटौती नहीं की कि नहीं कोविड का आ गया तो नहीं जी आपकी आधा तनख्वाह कर देंगे? उनके हस्बैंड्स की नौकरी किसी की छूट गई थी, किसी को कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन हम लोगों ने उसमें टीचर्स को, जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं, सबको मदद करी। हाँ, सैलरी देते रहे और वैसे भी मदद की, राशन। और बहुत बढ़िया। सर, ये बताइए आप लोग की क्या हॉबी है, क्या करने का मन करता है जब खाली वक्त मिलता है? जब पहले तो मैं क्रिकेट और बैडमिंटन बहुत खेला करता था, और अभी हम लोगों ने गोल्फ खेलना शुरू किया है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे इस लॉन में हम लोग छोटे शॉर्ट चिपिंग की प्रैक्टिस करते हैं। मैडम का तो कोई रोल नहीं होता तो फिर मैडम भी खेलती हैं गोल्फ। आप भी गोल्फ खेलती हैं? और तो क्रिकेट और बैडमिंटन में इसीलिए आपने छुड़वा दिया इनका? बैडमिंटन तो हम लोग पहले शुरू में दोनों लोग खेला करते थे हम लोग, क्योंकि हम लोग रेलवे के जो कॉलोनीज होती हैं जनरली सुदूर इलाकों में होती है, वहाँ शांति ज्यादा रहती है, तो वहाँ पे हम दोनों लोग गोल्फ खेला करते थे। और जो बैडमिंटन शुरू में किया हम लोगों ने, फिर अभी गोल्फ खेलना शुरू किया, अभी सीख रहे हैं हम लोग। तो भी ये आपने अच्छा बताया। अभी तो अभी शुरुआती दौर है, शुरुआती दौर, तो उसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है आपके साथ? मतलब कोई भी ज्वाइन कर सकता है और उसको खराब नहीं लगेगा। बस वो एक्सपर्ट प्लेयर नहीं होना चाहिए। एक्सपर्ट प्लेयर नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमें खराब लगेगा। एक्सपर्ट प्लेयर होगा तो उसको ज्वाइन नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। अभी तो हम लोग फुल फैमिली ही चले जाते हैं गोल्फ के लिए। अभी एक्चुअली क्या है, हम लोगों के बच्चे भी यहीं पे हैं। अच्छा, लॉकडाउन में वो आ गए थे यहाँ। वो क्या क्या कर रहे हैं बच्चे? क्या कर रहे हैं? बेटी ने हमारी कंप्यूटर साइंस से B.Tech किया हुआ है और वो लॉ में कोर्स कर रही है। उसने मीडिया लॉ और IPR में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में काम किया हुआ है। वो बड़ी है। और बेटा जो है
है वो BA LLB का कोर्स कर रहा है दिल्ली से दोनों को नोएडा वकील में। बनना है। वो वकील, बेटी तो कन्वर्जेंस पे है, उसका ड्रीम तो वैसे राइटर बनने का है। अच्छा। तो वो राइटिंग करती है, वो ब्लॉग वगैरह लिखती है और शी इज राइटर। और जो बेटा है वो लॉ करना चाहता है, वो बहुत बढ़िया, मतलब जरूरी है एक आदमी यहाँ कानून को भी संभालने काम करेगा। फिर तुमने बोला मेरे पास ये कानून है भैया, ये नहीं बोल सकता। हाँ, वो अभी से करना शुरू कर दिया उसने इस काम को, वो अभी से इस काम को कर रहा है। तो मैम आप कुछ सितार बजाती थी तो कुछ गाती वाती भी हैं? आप कुछ तो सुना दीजिए भाई, ऐसा मत करिए आप बहुत से सुना दीजिए, एक आदमी को तो देखिए गाना पड़ेगा। यही जो कुछ। अच्छा सर, ये बताइए जब शादी आपकी हो गई, विवाह, तो इनकी जो सहेलियां थी उन्होंने आपसे क्या गवा लिया था, ये बता दीजिए। गाना तो नहीं गवाया था किसी ने। क्या किया था भाई? वो हमारे ज्यादा अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा धमकाने वाले, दूल्हे को छोड़ दे यार कम से कम। एक्चुअली उस समय जब हमारी शादी हुई थी तो आतंकवादियों वाला एरिया था, बरेली में हुई थी। अच्छा। तो ज्यादा अच्छा, बोला जल्दी जल्दी जाओ यार, ये सब। वही शादी भी हम लोगों की असाधारण परिस्थितियों में हुई थी और हम लोगों की जीवनचर्या भी जो है बड़ी असाधारण परिस्थितियों में हुई है। जैसे आपने देखा इतने 50 वर्ष के बाद जो है टू मेंटेन वन सैनिटी बहुत बड़ा हम लोगों के लिए चुनौती थी कि हम लोग किसी तरीके से शेर और शायरी सुनाते हैं। हाँ, तो सर कुछ सुनाना तो पड़ेगा सर, देखिए क्योंकि ये इंटरव्यू का यही सबसे बड़ी खासियत है कि हम लोग कुछ ना कुछ सुन के जाते हैं। नहीं, मैं शेरो शायरी तो एक्चुअली क्या है कि पोएट्री एक ऐसी पोएट्री सुना दीजिए, लेकिन हम तो वैसे चाहेंगे कि आपको कोई हीरो पसंद है। आप हीरोइन तो खैर आप मैडम के सामने नहीं बताएंगे, कौन से बता देंगे? बता दीजिए सर, फिर क्या एक्चुअली हम लोगों ने हम लोग थोड़ा सा हीरोइंस तो मुझे अगर सबसे ज्यादा पसंद थी तो माधुरी दीक्षित थी। हाँ, क्योंकि ये भी शादी से पहले दीक्षित थी। हाँ। तो अच्छा, इसी नाते जो है आपने शादी करने में प्रेफरेंस जताई। हाँ, यस। देखिए ये भी राज की बात इन्होंने बता दी। तो महाराष्ट्र में जब हम लोग पोस्टेड थे तो लोग काफी हम लोगों से पूछा करते थे कि मैडम की जो माधुरी दीक्षित से तो जरूर जानती होंगी मैडम की, शी इज ऑल्सो दीक्षित। तो फिल्मी हीरोइंस में तो और हीरोज में तो एक्चुअली मैं कभी हम लोग फिल्म देखने में कभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने बहुत साल से कोई पिक्चर नहीं देखी है। अच्छा। साथ में जब शुरू में हम लोगों ने कुछ बच्चों को वो दिखाते थे जो मोटिवेशनल फिल्म्स, तो उनको जैसे यस उसी तरीके की पिक्चर बचपन में हम लोगों को ऐसी पिक्चर दिखाई गई थी, अवतार और इस तरह की फिल्में, संपूर्ण रामायण, संपूर्ण रामायण, संतोषी माता और इस तरीके की। तो जो हम लोगों की, मेरी तो खास तौर से अपब्रिंगिंग काफी ट्रेडिशनल थी। हम लोगों के फैमिली में पढ़ाई लिखाई पे बहुत जोर था। मेरे फादर जो थे स्टेट सर्विसेज में थे और उनको लगता रोज कहते थे कि तुमने ये पढ़ा नहीं, या उठे ये देर से उठ गए, सो गए। हाँ, वही तो हम लोगों का जो उस तरीके की जो वो था उसमें बहुत ज्यादा स्कोप था नहीं इस तरीके की एक्टिविटीज करने का। बड़े लिमिटेड थे, बस शाम को गए, कहाँ आए कहाँ गए सब पता होता था। और हम लोगों की जिंदगी भी बहुत सामान्य थी। एक्चुअली क्या है, जैसे कि क्रिकेट खेलना और पढ़ाई करना और कभी कभार शरारत से उसमें पिक्चर देखना ऐसा सम्मिलित था नहीं, शामिल नहीं था। स्कूल से भाग के चले जाना, बंक करना, ये सब मामला था। हम लोगों की डिफरेंट जनरेशन थी उस समय। हम लोगों के जो जैसे गुल्ली डंडा खेलना, अच्छा, पतंग उड़ाना, क्या बात, और ये सब चीजें इनको शामिल था उसमें। इसमें शामिल था। और इसको परिवार चूंकि पसंद नहीं करता था तो छुप के करना पड़ता था इसको। लेकिन तो अगर सर कुछ लिखा हुआ है तो आप एक आध सुना दीजिए, फिर तब हम लोग इंटरव्यू जो नहीं, मैं लिखता कुछ इच्छा हो तो सुना दीजिए। नहीं, मैं मेरा पढ़ाई का बहुत शौक है। मैं तो सर हम लोग आपको लेक्चर कराएंगे हम लोग। हाँ, तो पढ़ाई तो मैं खूब करता हूँ। एंड इनफैक्ट आई फील दैट बुक्स आर द बेस्ट कंपेनियन वन पर्सन कैन हैव। आई रीड अ लॉट एंड परहैप्स दैट वाज द रीजन व्हाई आई गॉट इनटू सिविल सर्विसेज आल्सो सो इजीली, बिकॉज एज ए बचपन से ही पढ़ने की मेरी आदत थी और मैं बहुत पढ़ाई था। तो मैं जब लोगों से कहता हूँ कि मैं एक्सीडेंटल सिविल सर्वेंट हूँ तो वो कहते हैं नहीं, शायद ऐसा नहीं था, आप उसको समझ नहीं पाए, आप पढ़ रहे होंगे पहले या तैयारी उसमें जैसे होता है ना कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो तैयार कर रहे होते हैं अपने आप को जी। तो लेकिन मैं शेरो शायरी का शौकीन हूँ, जैसे पढ़ना ने बताया आपको, क्योंकि उसमें ये है कि मुझे लगता है कि पोएट्री में या शेरो शायरी में आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे कह देते हैं जो आपको
दिल को छू जाती है। और मेरा जो एक बहुत पसंदीदा शेर है, वो जो आप इतना जोर डाल रहे हैं तो मैं आपको सुना देता हूँ। एकदम ये कुछ इस तरीके से है। तोड़ देती है ज़रूरत, तोड़ देती है ज़रूरत गुरूर बेनियाजी को। क्या बात। गुरूर बेनियाजी होता है ना झुकने का घमंड। हाँ। तोड़ देती है ज़रूरत गुरूर बेनियाजी को, ना होती कोई मजबूरी तो हर बंदा खुदा होता। क्या बात है। तो ये एक ऐसी लाइनें हैं जो जब भी हम लोग पब्लिक से या किसी अपने स्टाफ से कभी किसी से डील करते हैं तो उसकी गलतियों को माफ़ करने के लिए क्या बात। मैं हमेशा इस लाइन को दोहराता हूँ कि अगर इसकी कोई मजबूरी रही होगी तभी इसने ऐसा कुछ किया है। और ये एक तरीके से आप एक बहुत बड़ा पॉजिटिव अप्रोच है। हाँ, ये तो हम लोगों का जो अपब्रिंगिंग है वो इस तरीके की है कि एक तरीके से हम लोगों का दर्द समझ लेते हैं कि क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो वो जब आप कह रहे हैं कि इसीलिए जब हम लोग पर्सनल चैलेंज में भी जब कोविड के टाइम में भी ऑफिस जाया करते थे या मीटिंग करते थे या लोगों से मिलते थे तो कई बार लोग कहते थे कि आप अपने आप को बचाइए या करिए। तो हम लोगों को लगता था कि अगर हम लोग भी तो इसी तरीके के श्रमिक हो सकते थे अगर, तो शायद यही एक ऐसी भावना थी जिसने हम लोगों को उस समय काम करने के लिए प्रेरित किया। और वो सारी मजबूरी मैडम समझती थी, यही सबसे बड़ी बात है। हाँ, ये सारी मजबूरी ये समझती है। यस, बहुत ही शानदार। तो देखिए, आज इस शो में आप ऐसे व्यक्ति से मिले जो बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, चीज़ों को पॉजिटिव लेता है और पॉजिटिव तरीके से ही दुनिया को भी आगे फॉरवर्ड कर देता है। मैं समझता हूँ समाज में ऐसे ही अफसरों की ज़रूरत है जो लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम करे, लोगों को कुछ देने का काम करे। अगले सप्ताह हम फिर आपको किसी ऐसे ही अफसर से मिलवाएंगे। तब तक आप सभी लोग देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।